नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि आप कल कहाँ रहने वाले हो। आपके आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। इसीलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। साथियों, आज चर्चा करने जा रहे हैं बजट पे। देखो, वैसे तो आज शेयर बाज़ार खुला, वैसे दिनों तो नहीं रहता, शनिवार था, लेकिन आज बजट के कारण शेयर बाज़ार खुला था। साथियों, आज बजट में भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने काफ़ी कुछ दिया, जिसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है 12 लाख रुपए तक की टैक्स रिजीम की। क्योंकि 12 लाख रुपए तक अगर आप सालाना कमाते हो तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना। बात करते हैं कि और क्या क्या, किन किन को क्या क्या दिया गया है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। साथियों, सबसे पहला चर्चा कर लेते हैं जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से पैसा लेना होता है, वो कर्ज ब्याज मुक्त मिलेगा उनको, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दूसरा, जो शहरी विकास प्राधिकरण है, शहरों को डेवलप करने के लिए जो 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो FM ने दिया है। तीसरा क्या है, जो UPI से लिंक क्रेडिट कार्ड होते हैं, उनकी जो सीमा है उसे बढ़ा करके 30,000 कर दिया गया है, पहले 15,000 थी। MSME को भी क्रेडिट कार्ड की सुविधा जल्द दी जाएगी, MSME सेक्टर को। और जो एम्स हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें कुछ मेडिकलों की सीट बढ़ा दी जाएगी, लगभग 75,000, है ना। और क्या दिया, और जो शिपिंग सेक्टर को, जैसे आपने देखा होगा ना, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस तरह की जो कंपनी है, उनको एक तरह से काफ़ी बूस्टर डोज मिला है। उन लोगों के लिए काफ़ी, जो इससे सिमिलर इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए पॉजिटिव है। और बात कर लेते हैं इसके अलग क्या मिला। साथियों, बिहार को देखा जाए तो इस बजट में बहुत कुछ मिला है। पहला तो बिहार को देखो, अगर अल्टीमेटली वैसे भी देखा जाए तो बिहार पिछड़ा राज्य है। अपने आप में अगर आप यूपी या दिल्ली या पंजाब या हरियाणा इनसे कंपेयर करोगे ना, तो बिहार का पर कैपिटा इनकम भी कम है, बिहार की GDP भी कम है, और बिहार में वास्तविकता में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। देखो, आज अगर बिहार को कुछ मिला है तो मेरे को इसमें कुछ नहीं होना, क्योंकि कुछ लोग इसे इलेक्शन से भी जोड़ के देखेंगे कि यार बिहार में इलेक्शन है इसलिए हो सकता है बिहार को ज़्यादा मिला। नहीं, बिहार को सबसे पहले तो क्या कि जो हम मखाना खाते हैं ना, मखाना जो भी बनता है वो बिहार में ही बनता है। मधुबनी के पास में एक ज़िला है, वहाँ पे ज़्यादा पैदावार होती है मखाने की। तो एक तो मखाना बोर्ड बनाने के लिए मंजूरी मिली है। दूसरा क्या है कि बिहार में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, जो छोटे छोटे कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए एयरपोर्टों के लिए कुछ पैसा दिया गया है, ताकि जो छोटी छोटी जगह हैं उनमें एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी जोड़ी जाए। जैसा अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो साथियों, पटना के अलावा दूसरा कोई बिहार में इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नहीं। जैसे एक दूसरे रीजनल कनेक्टिविटी, या जैसे जहाँ अगर एयरपोर्ट नहीं बन सकता वहाँ पे हेलीपैड, इस तरह की कुछ सुविधाएं। कुछ साथियों, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ जो डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ ज़्यादा जो बढ़ावा दिया है, वो बुद्ध से रिलेटेड जो स्मारक है ना, वो बिहार में है, जैसे बोध गया में है या इस तरह है। तो उन्होंने कहा जो टूरिज़्म को कुछ पैसा दिया गया है, जिससे जो लोग बाग आते हैं तो टूरिज़्म से सबसे ज़्यादा फंड मिलता है। टूरिज़्म में कोई आके बसता तो है नहीं। मान लो हम हरिद्वार, ऐसा समझो हम अगर अयोध्या गए, तो अयोध्या में जाएंगे, वहाँ से कुछ चीज़ खरीदेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, तो वहाँ से उसका टूरिज़्म बढ़ेगा। जो वहाँ के कोई ई-रिक्शा चला रहा है तो उसको हम पैसा देंगे, तो अल्टीमेटली पैसा जो हमारे यहाँ से जाए तो वहीं रहा है ना, तो वहाँ की GDP में इंक्लूड होगा। तो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ना, कुछ डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने कुछ नए 50 से ज़्यादा नए टूरिज़्म खोज के उन्हें डेवलप करने के लिए सरकार ने अलग से पैसा रखा है। लगभग 120 से ज़्यादा एयरपोर्ट रीजनल कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए सरकार ने बनाया है कि ऐसा करेंगे। दूसरा, अगर साथियों मैं बात करूँ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया। सरकार ने कुछ चीज़ों पे रियायत दी है, कुछ छूट दी है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सामान कुछ सस्ता हो जाएगा, जैसे मोबाइल सस्ते हो जाएंगे, या जो भारत में निर्मित है कपड़ा, गारमेंट, वो सस्ता हो जाएगा, उस पर सरकार ने छूट दी है।
और साथियों क्या है कि अभी सरकार ने जो अपना वित्तीय घाटा होता है, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं अंग्रेजी में। वित्तीय घाटा क्या होता है साथियों, जो सपोज करो आपने उम्मीद करी भाई मैं इस बार 10,000 रुपये खर्च करूँगा, मतलब मेरा आने जाने में 10,000 रुपये खर्च होगा, लेकिन हो गया वो कितना 15,000। तो आपका जो फिजिकल डेफिसिट हो गया ना वो हो गया 5,000 रुपये। मतलब लेमन लैंग्वेज में ये समझो कि जितने आपकी उम्मीद है उससे अगर ज़्यादा कम हो जा रहा है तो उसको फिजिकल डेफिसिट माना जाता है। तो इस बार सरकार का जो लक्ष्य है 4.8 है फिजिकल डेफिसिट को, और आने वाले वित्तीय वर्ष 2026 में इसका जो लक्ष्य है वो 4.5 रखा गया है। साथियों 36 दवाएं ऐसी हैं जो जीवन रक्षक हैं, जो ज़रूरी हैं, उस पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी है या तो घटाई है। 36 दवाई ऐसी हैं जो जैसे कैंसर में आने वाली दवाई हैं, या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप दूसरे देश से ख़रीदते हैं या उस पर कुछ ड्यूटी ज़्यादा है ना, तो उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया है। 6 दवाई ऐसी हैं जिन पर जो कि जीवन रक्षक दवाई हैं उनकी ड्यूटी 5% कर दी है, जिस पर किसी में 12% थी जो कस्टम ड्यूटी थी, है ना। इलेक्ट्रिक का कुछ सामान जो है ना, जो थोड़ा सा लग्जरी टाइप में आता है, वो ज़रूर महंगा हो जाएगा, उस पर ज़रूर 10% से बढ़ा कर 20% कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ है इलेक्ट्रॉनिक सामान वो सस्ता हो जाएगा। दूसरी बात सीनियर जो सिटीजनशिप है ना, आपको मैं बताऊं जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए सरकार ने कुछ राहत दी है। उनका जो TDS बनता है ना उसमें, जैसे नेशनल सेविंग स्कीम में बहुत से आदमी पेंशन स्कीम में डालते हैं, तो उनका जो TDS बनता है उसमें से उसने राहत दी है। मतलब 50,000 से करिए, पहले 25,000 की ये लिमिट थी। मिडिल क्लास के लिए काफ़ी कुछ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ लुभाने वाला जो ज़्यादा देखा जाए तो देखो आपको सबसे पहले ये मानना चाहिए कि जो सरकार ने जिस चीज़ पर फोकस किया है ना, वो किया है बाज़ार के अंदर जो मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग है ना, उनकी कंजप्शन बढ़ाने में। कंजप्शन कैसे बढ़ेगा, देखो उन्होंने अभी तक जो हमारा टैक्स स्लैब था वो था हमारा 8 लाख का। अल्टीमेटली अब टैक्स स्लैब को साथियों आप समझो, मैं टैक्स स्लैब को बिल्कुल लेवल लैंग्वेज में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो अगले हफ्ते जो टैक्स तुम्हारा इनकम टैक्स बिल आने जा रहा है, जो वित्त मंत्री जी ने बताया है कि नेक्स्ट हफ्ते इनकम टैक्स बिल उसमें संसद में पेश होगा। तो ये सही रहा कि शेयर मार्केट के लिए अगर वो ये बोल देते कि इसमें DTC लागू कर देती, डायरेक्ट टैक्स कोड लागू कर देती कि भाई हम फिक्स टैक्स लगाएंगे, 15% लगाएंगे। देखो पहले लॉन्ग टाइम पर कोई टैक्स नहीं होता था, फिर बढ़ा कर उससे 5% कर दिया, फिर 10 कर दिया, 10 से फिर 12 कर दिया, 12 से 15 कर दिया। तो ये तो अभी जो लोग बाग डरे हुए थे शेयर बाज़ार के, वो इसलिए डरे गए थे कि जो लॉन्ग टाइम कैपिटल गेंस है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है उस पर कहीं छेड़छाड़ ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं डर था, डर का माहौल था, मंदी की स्लो डाउन है। अब समझो कि टैक्स स्लैब का जो लोगों को एक एकदम से दिख रहा है 12 लाख, फिर सब कुछ टैक्स फ्री, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। साथियों सबसे पहली बात तो ये है, जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, वो 12 लाख, मतलब किसी की सरकारी जॉब है 1-1.25 लाख रुपए तनख्वाह आ रही है उसकी तो कह नहीं सकता, यानी जो प्राइवेट में है, जो मतलब ठीक है कुछ कमा ले रहे हैं, उनका अदर सोर्स ऑफ इनकम हो सकती हैं। बट अगर मैं जो कि मैं भी प्राइवेट जॉब में हूँ, और मैं भी इतना समझता हूँ कि यार 10, 12, 15 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये के आसपास, 50,000 एक नॉर्मल बेसिक वेतन है, 50,000 के आसपास ही कमाता, तो उन्हें टेंशन लेने की तो बात है नहीं। पर फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मतलब आप चिंता नहीं करोगे आपको टैक्स देना, क्योंकि आप उस दायरे में नहीं आते। फिर भी आप समझ लो, अगर आप 4 लाख रुपए तक साल का कमाते हो तो रियल में आपको कोई पैसा नहीं देना सरकार को टैक्स के रूप में। दूसरी बात, अगर आप 4 लाख से लेकर के 8 लाख रुपए तक कमाते हो तो आप पे सरकार की टैक्स लायबिलिटी बनेगी 5% की, मतलब 20,000 रुपये आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 8 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में कमाते हो या 12 लाख के बीच में कमाते हो तो आपके ऊपर जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनेगी देने की टैक्स की, वो बनेगी 10%, मतलब 40,000 रुपये के आसपास आपको बनेगी। लगभग 70-75,000 रुपये आप मान लो जो आपको उसमें अलग से बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आप साल का 15 लाख मतलब 12 लाख से 15 लाख के बीच में कमाते हो तो आपके ऊपर जो गवर्नमेंट की टैक्स की लायबिलिटी बनेगी वो बनेगी 15%। और अगर आप 16 लाख से 20 लाख के बीच में आप एक साल में कमाते हो तो आपके ऊपर जो गवर्नमेंट की टैक्स इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनेगी जो आपको देना है वो है 20%। और अगर आप 20 लाख से 25 लाख के मतलब 23 लाख के बीच में कमाते हो तो 25%। और अगर आप 24 लाख क्रॉस कर जाते हो तो आपके ऊपर सीधा 30% का
टैक्स स्लैब लागू हो जाएगा। मतलब आपको 30% टैक्स देना ही है। ऐसा समझो, अगर आपने 30 लाख रुपए कमाए तो सरकार के 30% के टैक्स स्लैब के अनुसार 9 लाख रुपए गवर्नमेंट का टैक्स हो गया, है ना। 1 लाख पे 30,000 रुपये, 10 लाख पे 3 लाख रुपए। आपने कमाया एक साल में 30 लाख रुपए, तो आपको गवर्नमेंट को कितना देना है? 9 लाख रुपए। और गवर्नमेंट की कुछ मतलब जैसा आप टैक्स देते हो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट की कुछ मूलभूत ज़रूरतें पूरी करना जिम्मेदारी होती है। जैसे कोई भी टैक्स पेयर है का कोई नहीं भी है, उसकी जो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, एक तो हेल्थ से रिलेटेड, कोई भी व्यक्ति बीमार ना मरे, कोई भूखा ना मरे, और उसकी सुरक्षा, कोई रात दिन में कहीं घूम सके, आ सके, जा सके। तो इसके लिए अगर भारत सरकार या गवर्नमेंट हमें हमारी सुरक्षा प्रदान करती है, पुलिस है या और भी हैं, तो मतलब वो कोई अलग से नहीं है, वो गवर्नमेंट की, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। प्रत्येक आदमी अपनी स्वतंत्रता से घूम सके, ये उसका अधिकार है। ये अधिकार हमें भारत का संविधान देता है। और उसके लिए हमने, जैसे अभी बड़े बड़े जो आपने देखा होगा, बहुत से लोग देश छोड़ के, कोई दुबई सेट हो जा रहा है तो कोई सिंगापुर सेट हो जा रहा है। उसके पीछे का जो रीज़न है ना, वो साथियों टैक्स लैग है। मतलब देखो, मैं आपको कहीं ऐसा कुछ मतलब यूट्यूब के माध्यम से आप इसको गलत मत समझना, और ना मैं ऐसा आपको करने के लिए एडवाइस कर रहा हूँ, ना मैं आपको ऐसे मेरी सुन के आपको इन्फ्लेशन हो जाना, ना मेरे को सुन के आपको डिस्करेज हो जाना। मैं तो एक बात कर रहा हूँ जनरली साथियों। देखो, अगर आपने एक साल में सपोज करो 10 करोड़ रुपया कमाए, है ना। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो 10 करोड़ 5 करोड़ ऐसे ही कमाते हैं। चलो और छोटे में समझ लो ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आपने सपोज करो 5 करोड़ रुपया कमाए किसी व्यापार में, बिजनेस में। जब 5 करोड़ रुपए कमाए तो आपकी सीधी सीधी 30% की लाइबिलिटी बनती है। तो 1 करोड़ पे आपको 30 लाख देने, मतलब आपको 5 करोड़ रुपए जो आपने कमाया है ना, उस 5 करोड़ में से 1.5 करोड़ रुपए तो सरकार का हो गया, ठीक है। अब आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं साथियों, वे गाड़ियाँ खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, वो खरीदते हैं। अल्टीमेटली वो सिर्फ टैक्स बचाने का फंडा होता है। उन्होंने अगर मान लो वो प्रॉफिट ही उतना दिखाएंगे ना, उस पर उनका टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। और अल्टीमेटली सरकार 18% जीएसटी और 30% ये मिलाकर लगभग आप समझो साथियों कि 48% तो ले ही लेती है। भाई आप कुछ भी खरीदने जाओ तो 18% तो जीएसटी लगेगा आपको। बड़ी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, कोई लग्जरी प्रोडक्ट खरीदोगे तो 28% भी है जीएसटी, ऐसा नहीं है। और लगभग 30% का आपका टैक्स स्लैब है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि सरकार हमें कुछ नहीं दे रही। सरकार की बहुत सी, देखो 145 करोड़ के देश में सरकार बहुत सी चीज़ों को देख कर चलती है, अकेला ये ही नहीं रहता। और सरकार का जितना भी एक अनुमान रहता है उससे ज़्यादा हमेशा खर्च हो जाता है, इसलिए सरकार फिजिकल डेफिसिट में रहती है। और इस बार सर अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने साथियों 8वीं बार बजट पेश किया, और ऐसा लोग बागों को इन्होंने जो टैक्स स्लैब में रिजीम दी है कि 12 लाख तक टैक्स फ्री है, इनका देनी मजबूरी थी। क्योंकि ऑल ओवर अगर मार्केट की बात करें साथियों, तो मार्केट में डिमांड नहीं थी, मार्केट में स्लो डाउन सा था एक बार, कि मतलब कंजप्शन ही नहीं था, ना मिडिल क्लास के पास कंजप्शन था, और जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी तो आप बात ही मत करो, क्योंकि नौकरी नहीं ना भाई, नौकरी नहीं है तो उनके पास में पैसा नहीं है तो कुछ खरीद नहीं रहे, तो मार्केटों में स्लो डाउन है। भाई सपोज करो आप कोई कार बना रही, कोई सीमेंट बना रही, कोई जब जीडीपी कहाँ से, जब जीडीपी नहीं आ रही ना, आप देखो ना पिछले बार से इस बार जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो देश के अंदर निर्मित होने वाले जो पदार्थ हैं, है ना, जो वस्तु हैं, वे वस्तुओं की जो डिमांड है वो घट गई पहली बार। अब से लगभग 3-6 क्वार्टर पहले की बात करें तो साथियों हमारी जीडीपी 7-8% से ग्रो कर रही थी, लेकिन इस बार जो जीडीपी का आंकड़ा आया वो बेहद चौंकाने वाला आया। उसके पीछे क्या कारण था कि भाई कंजप्शन नहीं था, लोगों के पास में पैसा नहीं था, और रेट कट की उम्मीद जताई जा रही थी। पिछले 2 बार से रेट कट नहीं हुआ, हालांकि आरबीआई ने कुछ लिक्विडिटी डालने की कोशिश की है, मतलब एक सीआरआर के जरिए कि आप डेली कैश रेशियो के जरिए आप बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ाए जा सके, ताकि लोगों के पास में पैसा उपलब्ध हो, लोग कुछ खरीद सकें। लोग खरीदेंगे तो वो डिमांड बनेगी तो फैक्ट्रियों पर माल की खपत बनेगी, तो वो उसको प्रोड्यूस करेंगी। नहीं तो कौन बिठा के कब तक तनख्वाह देगा। मान लो मैं किसी कंपनी का ओनर हूँ, ऐसा समझो। मैं बिल्कुल आपको लेमन लैंग्वेज में क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। मान लो मैं किसी कंपनी का ओनर हूँ, है ना, सपोज करो मैं सीमेंट बनाती है मेरी कंपनी, और वो डिमांड मार्केट से सीमेंट की आ नहीं रही, मैंने 1000 कट्टे या 1 लाख कट्टे बना के रख दिए। अब मेरी लेबर पर डे आ रही है ना, मैं उस लेबर का करूँगा क्या।
भाई आगे से डिमांड नहीं आ रही तो मैं सीमेंट बना बना के कहाँ रखूँगा? अल्टीमेटली जो वेयर हाउस है वो तो एक समय पर तो फुल होंगे ना। अब डिमांड आ नहीं रही है मार्केट में, तो भाई मैं उन लेबरों में से आधी लेबर की छटनी कर दूंगा कि भाई साहब आप अपने घर जाओ, अभी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास में करूँगा क्या भाई, मैं कब तक उन्हें घर से दूंगा? अगर एक व्यक्ति की तनख्वाह 10,000 है और मेरे पास में 1,000 कर्मचारी हैं तो 10 लाख तो मतलब 1 करोड़ तो मेरी तनख्वाह होगी। ये समझ रहे हो आप? तो मैं उन्हें घर से तो दे नहीं सकता, मैं उनकी छटनी करूँगा। छटनी करूँगा तो उनके पास में जो सोर्स ऑफ इनकम थी, जो उनको हर महीने मिलने वाला पैसा था, वो तो बंद हो गया। वो बंद हो गया तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि उन लोगों के कंजप्शन घट गई। कंजप्शन कैसे घट गई? अगर वो शादी में जाने के लिए कपड़ा लेने का विचार कर रहा था, कोई मोबाइल लेने का विचार कर रहा था, अब उनकी नौकरी चली गई। नौकरी चली गई तो अब तो रोटी खाने के लाले हो गए, तो तुम मोबाइल और कपड़ा कहाँ से लोगे? उन्होंने बोला हटा, मैंने लेना ही नहीं। तो इसके चक्कर में 2 धंधे और बंद हो गए, कपड़े का, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी। किसी को एलईडी लेनी थी, किसी को टीवी लेना था। अब मार्केट में डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं कर रहे आएंगे, फैक्ट्रियाँ बंद है, जीडीपी कम आएगी। क्योंकि जब अल्टीमेटली कंपनियों में अगर 100 प्रोडक्ट रोज़ बन रहे, वे बन के 80 हो जाएंगे या 70 हो जाएंगे, तो जब क्वार्टरली नतीजा आएगा तो जो जीडीपी है, मतलब जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो साल भर में जितने भी प्रोड्यूस हो रहा है ना पूरा देश के अंदर, वे कम बने तो वो आंकड़े में दिखेगा कि भाई पिछली बार हमने 100 चीज़ें प्रोड्यूस की थी, इस बार हमने 70 चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, मतलब जीडीपी में स्लो डाउन है। स्लो डाउन है तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए किया ये जाए कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर लिक्विडिटी दी जाए। लिक्विडिटी मतलब पैसा, ताकि लोगों के पास में, जो मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग है। तुम्हें क्या लगता है कि टॉप लाइन से देश चलता है? मतलब जो टॉप के 4-5% है? नहीं, देश चलता है मध्यम वर्गीय लोगों से, मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से। वो कुछ जाते हैं, खरीदते हैं, कंजप्शन करते हैं। कोई बाइक ला रहा है, कोई एलईडी ला रहा है, कोई मोबाइल ला रहा है, कोई टीवी ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, कोई जूते ला रहा है। तो अल्टीमेटली उनके पास में पैसा होना चाहिए। पैसा कहाँ से हो भाई? अब जैसे सरकार ने कोई इंफ्रा को लेकर के कोई प्रोजेक्ट डाल दिया, या सरकार ने बोल दिया कि भाई हम ठीक है एयरपोर्ट बनाएंगे, तो एयरपोर्ट को फूंक मार के तो बनेगा नहीं, उसमें भी लेबर लगेगी, सीमेंट लगेगा, बड़े बड़े मतलब उद्योग चलेंगे, है ना? क्या मतलब वो सरकार ने बोल दिया कि भाई बड़े डेवलप होंगे। सपोज करो कि इन्होंने बोल दिया को टूरिज़्म डेवलप करना, तो टूरिज़्म ऐसे तो डेवलप नहीं होगा। पहले टूरिज़्म को देखोगे, फिर उसकी सफाई करना, फिर उसमें बहुत सारे मिस्त्री लगेंगे, बहुत सारी मजदूर लगेगी, बहुत लेबर लगेगी। उसका पैसा सरकार दे रही है ना टूरिज़्म डेवलप करने का। तो पैसा तो अल्टीमेटली सरकार ही दे रही है, पर लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लोगों को रोज़गार मिल रहा है तो मतलब मिडिल क्लास के पास में पैसा आ गया। पैसा आ गया तो उनके पास कंजप्शन आ गया। कंजप्शन आ गया तो फिर से जो जीडीपी में आपको स्लो डाउन दिख रहा था, वो फिर से कहीं ना कहीं रथ पहिया चल पड़ेगा। अब ये तो हुई। अब बचे तुम्हारे जो लगभग जिनकी 1-1.25 लाख तनख्वाह है, मतलब मिडिल क्लास, जिनकी हर महीने पेमेंट फिक्स आनी है। अब उनको 1 लाख की ऋण देने के बाद कहीं ना कहीं उनको ज़रूर सुकून मिला है। देखो लोअर मिडिल क्लास के पास तो पैसा ही नहीं है, पहली बात तो। जो इन्होंने कैंसर की हर डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर, एक अलग से काउंटर खोलने के लिए बोला है ना, कि कैंसर टेस्ट उसका, तो इसीलिए बोला है कि कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और जो कैंसर से रिलेटेड दवाई हैं वे जो बाहर से बुलानी पड़ती हैं हमें, वो महंगी होती जा रही हैं। तो सरकार ने कहीं ना कहीं जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, 36 से ज़्यादा कुछ ऐसी दवाएं हैं, उन पर ड्यूटी में छूट दी है कि यार नहीं, और 6 ऐसी हैं जो ख़त्म ही कर दी हैं लगभग, ना मानना के भाई छोड़ो यार, इस पर कुछ लेना ही नहीं है। अल्टीमेटली बजट में मिडिल क्लास के लिए काफ़ी कुछ है। देखो अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास को नज़रअंदाज ना किया करते हुए सरकार ने मिडिल क्लास पे बहुत कुछ फोकस किया है। सरकार ने कृषि पर फोकस किया है कि भाई जो किसान है, किसान का जो क्रेडिट कार्ड है उसको बढ़ा करके 5 लाख से 20 लाख कर दिया है ना। इस तरह से सरकार ने क्यों फोकस किया है? क्योंकि सरकार अल्टीमेटली किसान को उतना बेनिफिट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। और जो इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनियां होती हैं उनमें जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो पहले 74% के आसपास हुआ करता था। अब वो सरकार ने बढ़ा करके उसे लगभग 100% कर दिया कि अब आप इसमें 100% हिस्सेदारी रख सकते हो। टूरिज़्म सबसे बेहतर तरीका होता है जीडीपी को बूस्टर देने का। कैसे? बिल्कुल और लैंग्वेज में समझो। हम ऐसे मान लो उज्जैन गए, हम 100 आदमी गए, 100 के 100 आदमियों में 5-5 हज़ार रुपये लगे, तो कितने लग गए? 5 लाख रुपए लग गए। तो 5 लाख रुपए तो उज्जैन में ही लगे ना भाई, चाहे वो होटल में लगे, चाहे हमने खाना खाया, चाहे वहाँ से कुछ खरीदा, तो अल्टीमेटली वो कहाँ की जीडीपी में इंक्लूड होगा? वो मध्य प्रदेश की जीडीपी में इंक्लूड होगा। और उसके लिए मध्य प्रदेश का क्या लगा?
कुछ नहीं। उन्होंने टूरिज्म को एक बार मतलब डेवलप किया और उसके अगेंस्ट में अब देखने के लिए मिला। जैसे महाकुंभ वो भी उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, तो उसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार को काफ़ी कुछ पैसा मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। भाई कोई हवाई जहाज से आएगा, तो कोई बस से आएगा, कोई ट्रेन से आएगा, तो भाई आएगा, आने के बाद वहाँ रहेगा, जो भी कुछ कोई होटल लेगा, कुछ भी लेगा, तो पैसा तो सब वहीं से लगने वाला है। मिडिल क्लास को नज़र रखते हुए भारत सरकार ने बहुत कुछ दे दिया है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं यार एफएम ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ नहीं दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत कुछ दे दिया है। फर्टिलाइजर से रिलेटेड काफ़ी कुछ दिया है ना। और सरकार का जो भाई बिहार को देने का पैकेज है ना, इसे लोग बाग चुनाव से रिलेटेड भी देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, तो हो सकता है सरकार ने लुभाने की वजह से बिहार को ज़्यादा कुछ दे दिया। अगर देखा जाए तो बिहार वास्तविकता में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। बिहार में अगर आपको अभी शायद आप कुछ लोग गए भी होंगे बिहार में, आप जाकर देखना, जैसे आपको उत्तर प्रदेश या पंजाब या हरियाणा या तुम्हारा दिल्ली में ऐसी सड़कें नहीं है, वहाँ आज भी थोड़ा सा पिछड़ापन लगता है देखने में। और अगर दिया है, कोई हमारे आगे आ रहा है, तो अच्छा ही तो है ना। और रही डीटीसी के लिए, डायरेक्ट टैक्स कोड के लिए, सरकार ने बोला है कि इसको बाकायदा संसद में लाएंगे, और संसद में लाने के बाद पहले बिल पेश होगा, उसके बाद ही उसको कुछ ना कुछ दिया जाएगा कि क्या किया जा सकता है इस पर, क्या नहीं किया जा सकता है साथियों। तो कुल मिला के जहाँ तक आज टैक्स को पूरे उद्देश्य में टैक्स ही रहा लोगों के, पर मैं जहाँ तक आपको समझा पाया हूँ, शायद आप समझ पाए होंगे, कुल मिला के बजट में काफ़ी कुछ रहा। इतना नहीं था कि आप सोचें कि मार्केट तो ऊपर धड़ाम रॉकेट हो जाएगी, इतना भी कुछ नहीं था कि मार्केट एकदम नीचे धड़ाम हो जाएगी। और चाइना ने टैरिफ ठोक ही दिया है भाई। चाइना के ऊपर 10% का टैरिफ लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही गुस्से में है, और उन्होंने बोल दिया था कनाडा में मैं तो टैरिफ लगाऊंगा, मैक्सिको को बोल दिया था मैं टैरिफ लगाऊंगा, मतलब वो तो समझ लो एक जिद करके बैठे, मैं तो लगाऊंगा लगाऊंगा लगाऊंगा, और उन्होंने लगा दिया। अल्टीमेटली 1 तारीख में, जैसे बड़ा इवेंट की मैं बात कर रहा था कि 1 तारीख में इवेंट का पता चल जाएगा कि चाइना के ऊपर कितना टैरिफ लगाया है। तो साथियों, चाइना के ऊपर 10% का टैरिफ लगाया है, और जो मैक्सिको है, मैक्सिको के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है, और जो कनाडा के ऊपर है 25% का टैरिफ लगाया है। जाहिर सी बात है कि इन लोगों के ऊपर टैरिफ क्या है, अल्टीमेटली टैक्स। आप बार बार टैरिफ शब्दों को कंफ्यूज नहीं हो। टैक्स मतलब जो सामान अभी तक मैक्सिको में ये अमेरिका वाले 100 रुपये का दे रहे थे, अब वो 125 रुपये का देंगे, ऐसा समझ लो आप। तो जाहिर सी बात है, मैक्सिको और कनाडा में जो सामान अब उन्हें 102 रुपये 103 का मिल रहा था, अब वो 127 का मिलेगा। उससे क्या होगा, उससे कनाडा मैक्सिको में महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो कर आएंगे पब्लिक सरकार को कर जाएंगे। तो ट्रम्प साहब तो पहले ही बोल चुके, तुम एक काम करो, 51वां राज्य बन जाओ, चक्कर में ना पड़ो, मैं तुम्हें मेयर बना देता हूँ। ये सब पॉलिटिक्स है, वो सब चलता रहता है, उस पर ज़्यादा नज़र नहीं डाल सकते। और दूसरा जो रही चाइना की बात, तो चाइना पे 10% का टैरिफ लगाया, तो बकस दिया 10%। अगर चाइना उसका कट्टर दुश्मन होने के बाद 10% लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि भारत पर तो नहीं लगेगा, क्योंकि भारत तो भाई उनने, अगर उसकी नज़रों में सबसे कोई खड़क रहा है ना, वो चाइना है। अमेरिका को अगर कोई टक्कर दे रहा है ना, तो वो चाइना है। चाहे BYD आपकी इलेक्ट्रिकल गाड़ी में देख लो, चाहे आप उससे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, चाहे उसकी जो उसकी AI की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देने के लिए, जो टक्कर देने के लिए बनाई है, उस पर देख लो, चाहे किसी भी चीज़ में देख लो, कहीं ना कहीं चाइना ही टक्कर दे रहा है उसे। चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में देख लो, भारत तो भी विकासशील देश है, विकसित नहीं है। चाइना और USA वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की आंखों में खड़कते हैं, और वो चाहते हैं कि यार हम एक दूसरे से ऊपर हो जाएं, एक दूसरे से, उनमें चलती है तनातनी। अपन लोग अभी उसमें ही नहीं है। मतलब जब आपने देखा हो ना, जब बड़े टॉप लेवल के आदमियों का झगड़ा होता है ना, तो अपन तो केवल ऐसे हैं कि दूर से देख कर तराश रहे हैं कि क्या हो रहा है, किसका हो रहा है। बाकी हमें अभी ना तो उसने ये बोला कि तू हमारी तरफ से आ जाए, या उसने बोला। भारत तो मौके तलाशते हैं। अगर देखो, सीधी सी बात है, चाइना तो देखो डंप माल करेगा, क्योंकि उस पर टैक्स लगा है, उसका माल महंगा हुआ है, तो जो उसके आसपास की कंट्रियां हैं ना, देश हैं, उनमें अपना कुछ चीप रेंज में माल उतारेगा, जिससे अमेरिका से आने वाला माल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और उन देशों में जो माल प्रोड्यूस हो रहा है उनकी भी GDP में फर्क पड़ेगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, आपको ये मान के चलनी पड़ेगी साथियों कि अकेले भारत ही ऐसा देश है कि जिसकी सबसे बनती है। ना तो भारत की अमेरिका से दुश्मनी, ना रूस से दुश्मनी,
ना तुम्हारा कतर से दुश्मनी, ना ईरान से दुश्मनी, ना इराक से दुश्मनी। तो जैसे अमेरिका बोलता है ना, ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल बेबी ड्रिल। तो अगर वो ड्रिल करेंगे, तेल निकालेंगे तो उनका जो अभी भारत का जो कच्चा तेल जो खरीदता है भारत, उसकी जो कीमत है वो गिरा देंगे। मतलब ऑल ओवर डोनाल्ड ट्रम्प ने जो कैपेक्स की कंट्रियां हैं जो तेल को प्रोड्यूस करती हैं, उन्होंने से बात भी की है कि आप एक काम करो, इसके जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल की कीमत ही घटा दो। भाई रूस एक ऐसा देश है जो मतलब युद्ध के बाद भी अमीर हुआ है। कारण क्या है कि वो क्रूड ऑयल बेचता है, और क्रूड ऑयल जो मार्केट का रेट है उससे कम में बेचता है। तो भारत भी और देश भी उससे खरीद लेते हैं कि यार हमें तो सस्ता मिल रहा है। तो ट्रंप का कहना ऐसा है कि यार मैं क्रूड ऑयल का दाम ही इतना गिरा दूंगा। भाई जैसे तुम $60 खरीद रहे हो और रेट चल रहा है 80 का, तो मैं साला रेट ही 60 कर दूंगा, वो 60 रेट कर दूंगा। कैसे करोगे? क्योंकि देखो अमेरिका के पास भी काफ़ी क्रूड ऑयल है ना। और जो ओपेक्स कंट्री हैं जो क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं, मतलब निकालती हैं, कुछ उन देशों से इनकी बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप की। बोले यार एक काम करो, ऐसा 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 कर लो और इसका रेट ही ले आओ 50-60 रुपये में। तो फिर देखते हैं कि रूस जो है क्यों नहीं यूक्रेन से युद्ध रोकता। तो रूस से बोल चुके हैं ट्रंप साहब कि आप ये झगड़े वगड़े में कुछ नहीं रखा, बैठ के बातचीत कर लो और ऐसा नहीं होगा। तो रूस ने मना कर दी, बोला नहीं मैं तो नहीं मानता। तो उनने बोला यार मैं टैरिफ लगा दूंगा। वो टैरिफ क्या, अल्टीमेटली उसके क्रूड ऑयल पे बोले बैन लगा देंगे, इस टाइप की कुछ कर देंगे। तो उनने उसका रास्ता खोज लिया, उसकी दुखती नस पर हाथ धर दिया। दुखती नस क्या है कि यार ये $60 प्रति बैरल में बेच रहा है, हम साला मार्केट का रेट ही 60 कर देंगे। तो जाहिर सी बात है इसको फिर 40 में बेचना पड़ेगा। तो भारत को तो उसका फ़ायदा ही है ना यार, दोनों हाथों में लड्डू हैं। दोनों हाथों में लड्डू क्यों है कि रूस से मिलेगा सस्ता तो रूस से लेंगे, इराक से मिलेगा तो इराक से लेंगे, ईरान से मिलेगा तो ईरान से लेंगे, और अगर इन सबसे सस्ता अमेरिका देगा तो उससे लेंगे। तो साथियों कुल मिलाकर टेंशन लेने की बात है नहीं, आपको मानसिक तनाव लेना नहीं है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, पढ़ते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। साथियों आने वाले आपसे 10 से 20 साल बाद आपको ये बात जान का आश्चर्य होगा कि आप अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे साथियों तो बहुत पछताओगे। क्योंकि जिसने भी अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, समय के साथ नहीं चला, समय उसको पीछे छोड़ देता है। धन्यवाद।